ओके, गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. मोड ऑफ लँग्वेज हिंदी, मराठी आणि इंग्लिश दिले. जी तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल ती सांगायचं, की मराठी बोलायचं, हिंदीत बोलायचं, हिंदी और इंग्लिश नहीं, मैं तीनों लैंग्वेज में बोलूँगा, नो डाउट. हाँ, तो आपको जो कन्वीनियंट रहेगी मैं उस पर बात करूँगा, ठीक है. तो मेन टॉपिक है हमारा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मोस्टली पूछा जाता है वो टैक्सेस, ठीक है. आपके हर एग्जाम में देयर आर सर्टेन पोर्शन विच इज रिलेटेड टू टैक्स, ठीक है. अब टैक्स में हम लोगों को मेनली देखना है कि ये टैक्स होता क्या है, ठीक है. टैक्स आया कहाँ से, ऑटोमेटिकली तो नहीं आया होगा. उसके ग्लिम्सेस हम लोगों को हमारा जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है उसमें भी मिलते हैं, ठीक है. मनुस्मृति नाम सुना होगा आपने. उस मनुस्मृति में लिखा हुआ है दैट जो राजा है वो राजा अपने राज्य चलाने के लिए लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, ठीक है. वो टैक्स कलेक्ट उस समय पर अलग तरीके से होता था. जैसे हम लोगों ने कुछ मतलब देखा है कि लगान कलेक्ट करते थे, ठीक है. दिस लगान इज नथिंग बट अ टैक्स. एक राजा अपना राज्य चलाने के लिए लोगों से जो पैसा लेता है उसे हम लोग कहते हैं टैक्स, ठीक है. प्रेजेंटली हमारे टैक्स की भी बहुत हिस्ट्री है कि हमारे इंडिया में पहले फॉरेनर्स आए थे, ठीक है. उन्होंने अपने टैक्स अप्लीकेबल किए. उसके बाद हमारा खुद का प्रजासत्ताक आया. उसके बाद हम लोगों ने अपने टैक्स इम्प्लीमेंट किए, ठीक है. तो उसकी हिस्ट्री हम लोग पहले देखते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो टैक्स है, ठीक है, ये पावर किसने दी है, ठीक है. एक इंडिविजुअल जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है. ये पावर हम लोगों को मेनली किसने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक उसी तरह एक गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों से टैक्स चार्ज करने का पावर भी किसने दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं बोलेगा कि लोगों से टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हो, तब तक कोई गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है. तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए मेनली गवर्नमेंट ने कुछ बाइफर्केशंस किए हुए. वो बाइफर्केशंस कहाँ लिखे हुए हैं, आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में लिखे. जैसे देयर आर सर्टेन पावर विच इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ गवर्नमेंट हमारी लोकल अथॉरिटीज़ के पास है, ठीक है. क्यों सबको अलग अलग बाइफर्केशन किया जाता है, ताकि वो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करे और आपके बेनिफिट के लिए उसे एक्सपेंस करे, ठीक है. हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा हर साल ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक बजट आता है. वो बजट क्या होता है, वो बजट नथिंग बट गवर्नमेंट बताती है कि हम लोगों के पास कहाँ से पैसा आने वाला है और हम लोग उसे कहाँ पर एक्सपेंस करने वाले हैं, ठीक है. तो देखो आगे. तो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में लिखा है. ये आर्टिकल नंबर हम लोगों को ध्यान में रखना है, बिकॉज जब भी हमारी एग्जाम में पूछा जाता है तो डायरेक्टली अगर कोई सवाल पूछा जाए तो डायरेक्टली आर्टिकल के नंबर पर पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा टैक्स लिखा हुआ, ठीक है. तो स्टेट की लिस्ट अलग है, सेंट्रल की लिस्ट अलग है और कॉन्करेंट लिस्ट एक अलग ही है, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 265 क्या कहता है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. मतलब जब भी हम लोगों को कोई टैक्स अगर कलेक्ट करना है तो उसका एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए. उस लॉ के अंडर में ही गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ठीक है. अकॉर्डिंगली फॉर लेवी ऑफ एनी टैक्स अ लॉ नीड्स टू बी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. गवर्नमेंट एक्ट किस तरह से लाती है ये आप लोगों को पता है. मतलब पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन होगा, ठीक है. लोकसभा राज्यसभा में दोनों जगह होने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा. प्रेसिडेंट उस पर जिस दिन सिग्नेचर करेंगे उस दिन से वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है. सो नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है. तो देयर आर अभी राइट नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. डायरेक्ट टैक्स विच इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग जो अल्टीमेट कंज्यूमर होगा वही पे करेगा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. जैसे हम लोगों ने इस पेन को खरीदा है, ये पेन मान लीजिए 25 रुपये का है, तो इस पेन के ऊपर ऑलरेडी वो टैक्स लगकर आया हुआ है. हम लोगों ने 25 रुपये दिया, दैट मीन्स इस पेन के ऊपर जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है वो इनडायरेक्ट टैक्स किसने पे किया है, अल्टीमेट कंज्यूमर ने पे, ठीक है. प्रेजेंटली
पहले हमारे इंडिया में जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, लेकिन अब इंडिया में सिर्फ एक जीएसटी बचा हुआ है, ठीक है। बाकी उसके पहले एक्साइज था, वैट था, वो सारे टैक्सेस को हटाकर हम लोगों ने एक टैक्स लाया, दैट इज जीएसटी। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, सो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स, ये पावर उनको दिया है आर्टिकल 246 में। नेक्स्ट, पावर टू लेवी टैक्स। अब ये जो हमारा इनकम टैक्स है, इसका पावर कौन से शेड्यूल में दिया है? देखिए 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन्स 3 लिस्ट, 3 अलग अलग तरह की लिस्ट है, जिस लिस्ट में यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है और कॉन्करेंट लिस्ट आती है, ठीक है। तीनों लिस्ट, एक स्टेट को पावर है, सेंट्रल को पावर है और कॉन्करेंट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यूनियन लिस्ट में देखिए, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर कंटेन्ड इन यूनियन लिस्ट। State list, the legislature of any state has exclusive power to make laws on the matter contained in the state list or concurrent list. Both parliament and state legislature have the power to make laws on the matter contained in the concurrent list, ठीक है। तो हम लोगों को जो भी लॉज बनाने हैं, जो एक्ट्स बनाने हैं, उसका पावर हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर 3 अलग अलग लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। कोई भी अगर एक्ट पास होना है तो इन तीनों लिस्ट के अनुसार अगर हुआ है तो उस एक्ट को हम लोग वैलिड एक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये इनकम टैक्स एक्ट एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट है और लिस्ट इन द 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246, ठीक है। मतलब हमारा आर्टिकल 1 है 246, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया है कि आप लोगों से इनकम टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स सेंट्रल का टैक्स है, ठीक है। देन उसके बाद जीएसटी अगेन सेंट्रल का टैक्स है, लेकिन जीएसटी में कुछ बाइफर्केशन है, जैसे सीजीएसटी है, एसजीएसटी और आईजीएसटी है। सो आईजीएसटी एंड सीजीएसटी अगेन सेंट्रल का टैक्स है, और जो एसजीएसटी टैक्स रहेगा वो स्टेट का टैक्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देन टैक्स इज मैंडेटरी लायबिलिटी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो टैक्स हर किसी को पे करना है और हर कोई पे करता है, वेदर इट इज रिच और पुअर। अगर रिच है तो वो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहा है, बट रिच एंड पुअर भी है तो भी वो इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पे कर रहा है। हम लोग कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हैं तो उसमें इनडायरेक्टली हम लोग टैक्स को पे करें, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्सेशन इन इंडिया इज रूटेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र। जब से अर्थशास्त्र बना हुआ है तब से ये टैक्स का कंसेप्ट वहाँ से आया हुआ है। प्रेजेंट इंडिया टैक्स सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एंशिएंट टैक्स सिस्टम विच वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर मतलब जैसे हम लोगों को रास्ते चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, या खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर आता है उसकी जो सब्सिडीज होती है, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट टैक्स करके आप लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए उसे एक्सपेंस करती है, ठीक है। देन ठीक है, इन कैपिटलाइज्ड अर्थशास्त्र which deals with the system of taxation in the real estate and planned manner. This is well known treatise on statecraft written sometime in 300 AD, ठीक है। मतलब हमारा टैक्स आज का नहीं है, वो एंसेस्ट्रल से बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं। सो अब ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम इंडिया में जो इनकम टैक्स एक्ट आया वो आया 1860 में, ठीक है, और इसे लाया किसने? सर जेम्स विलियम्स, ठीक है। तो पहले उससे पहले टैक्सेस थे, ठीक है। हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था देयर इज अ टैक्सेस, बट दिस इनकम टैक्स फर्स्ट 1860 में आया, और किसने लाया है उसे? सर जेम्स विलियम्स ने, इन ऑर्डर टू मीट लॉसेस सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ 1857, ठीक है। देन ये 1816 में आने के बाद 1816 का कंडीशंस कुछ और होगा, देन उसे बाद में और से न्यूली इंट्रोड्यूस किया, दैट इज 1918 में, ठीक है। और वो जो 1918 का एक्ट था वो अगेन रिप्लेस हुआ 1922 में, और 1922 से रिप्लेस होने के बाद नया एक्ट आया फिर से 1961-62 से। जो एक्ट अभी चल रहा है
वो एक्ट कब पास हुआ था? 1961-62 से। ठीक है, तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट का नाम क्या रहेगा? फाइनली द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज पास। हम लोग अभी जो प्रोविजंस फॉलो करते हैं इनकम टैक्स की, वो कौन से साल की फॉलो करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी चेंजेस गवर्नमेंट को लगता है कि उन्होंने करने चाहिए, वो चेंजेस गवर्नमेंट इस एक्ट के अंदर में बजट ला के करते हैं। ठीक है, बजट हर साल आता है, हर साल उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट, तो 1962 से अभी तक बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं। जो भी चेंजेस बजट में आते हैं उसे हम लोग कहते हैं अमेंडमेंट। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर सबको? कोई डाउट है? नेक्स्ट, what is basics of tax? What is tax? Tax are considered to be a cost of living in a society. ठीक है, हम लोग किस सोसाइटी में रहते हैं, तो सारे लोग एक जैसे होते हैं क्या? सारे लोग एक जैसे अर्निंग वाले होते हैं क्या? देयर आर सर्टेन पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं 5% ऑफ द पीपल जो बहुत पैसा कमाते हैं एंड 95% ऑफ द पीपल एवरेज में होते हैं। ठीक है, तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसलिए उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग या जो भी सोशल वेलफेयर करना है गवर्नमेंट को, वो किससे करेंगे? अपने ही टैक्स के पैसों से करेंगे। देन टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट टू मीट कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो रास्ता बनाना है, देन सीवरेज लाइन डालनी है, ठीक है, बड़े बड़े रोड्स बनाने हैं, कैनल्स बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, ये सब के लिए जो पैसा जाता है वो अल्टीमेटली हमारी जेब से जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब जो टैक्स हम लोग किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करके उससे जो टैक्स करेंगे, दैट इज नथिंग बट अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे पेन खरीदा है, आप लोगों ने और भी कुछ खरीदा होगा, उसमें हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, दैट इनडायरेक्ट टैक्स इज पेड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो बंदा उस चीज़ को कंज्यूम करेगा उसी को इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा। ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन। देन it is a direct tax. The person who pays the tax to the central to the government cannot recover it from somebody else. That is the burden of direct tax cannot be shifted. ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स जिसका है उसी को पे करना है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? देयर इज शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, मतलब एक इंसान से दूसरे के पास जाएगा, दूसरे से तीसरे के पास जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 25 रुपये का पेन खरीदा था, ये पेन एक्चुअली बना होगा 10 रुपये, मैन्युफैक्चरर ने बनाया होगा। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगाया होगा जो भी 18% या 12% लगा होगा। ठीक है, वो टैक्स करते फिर मैन्युफैक्चरर ने डीलर 1 को बेचा होगा, डीलर 1 ने डीलर 2 को बेचा होगा, तो हर किसी ने अपनी अपनी मार्जिन ऐड करके उसके ऊपर उतने रेट से टैक्स लगाया होगा। लास्ट में वो आया आपके पास में। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो 10 रुपये का जो पेन था उसके ऊपर अगर 10 रुपये का टैक्स लगता है तो ये पेन आपको कितने में मिल जाएगा? 20 रुपये। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली पूरा टैक्स किसने बोल किया है? तो पूरा टैक्स कंज्यूमर ने बोला। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, इफ द टैक्स इज लेविड ऑन अ प्राइस ऑफ अ गुड्स और सर्विस, ठीक है, देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। ठीक है, दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम लोगों को पता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन डेट 17/2017 था। ठीक है, 17/2017 के दिन इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया था बाय द मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, और उसके बाद एक और एक्ट है, दैट इज कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी कब चार्ज की जाती है? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नाम सुना है? यस। क्या होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में? फॉरेन से कोई गुड्स इंडिया आता है या इंडिया से कोई गुड्स फॉरेन जाता है। ठीक है, उस फॉरेन के गुड्स को आने और जाने के लिए एक ड्यूटी चार्ज की जाती है, दैट इज कस्टम्स। ठीक है, इस कस्टम ड्यूटी में सारे के सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके बारे में हम लोगों को कहा गया है। ठीक है, ये टैक्स भी अल्टीमेटली
अभी फिलहाल जीएसटी में कंसीडर कर दिया गया है कुछ पोर्शन उसका, और उस पोर्शन के ऊपर चार्ज किया जाता है आईजीएसटी, ठीक है। देन इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अ पर्सन पेइंग द टैक्स passes on the incidence to another person, मतलब एक इंसान उसके ऊपर जो टैक्स का लायबिलिटी है, जैसे हमारे एग्जांपल में ये पेन 10 रुपए का था, लेकिन मैन्युफैक्चरर ने डीलर 1 को बेचा, ठीक है। तो जो भी टैक्स लायबिलिटी थी वो मैन्युफैक्चरर ने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, डीलर 1 के ऊपर। डीलर 1 ने फिर वो माल अपना कुछ वैल्यू एडिशन करके डीलर 2 को बेचा, तो टैक्स लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो, ठीक है। डीलर 2 ने डीलर 3 को बेचा, तो वो टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पर टैक्सेस ट्रांसफर होते जाएंगे, ठीक है। कौन से टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में किसे पे करना है, जिस इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स चार्ज होने वाला है उसी को पे करना है, और इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। और अल्टीमेट इनडायरेक्ट टैक्स पे कौन करेगा, तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर रहेगा वही इनडायरेक्ट टैक्स को पे करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ पर किसी को कोई चीज नहीं समझी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फिर से हम लोग आ गए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स जनरली अभी कौन से इनकम टैक्स है और टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम्स एंड एसेट, ठीक है। अनडिस्क्लोज्ड का मतलब होता है जो चीज अभी तक हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किए और फॉरेन एसेट है, तो ऐसी सब चीज़ों के ऊपर भी जो टैक्स लगाते हैं वो कौन सा लगेगा, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में हमारे पास कौन सा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है वो अभी हम लोगों ने देखा, कस्टम ड्यूटी क्या होती है वो भी देखा, ठीक है। नेक्स्ट इनकम टैक्स एक्ट, हम लोगों ने हिस्ट्री देखा पूरा, तो 1860 में लाया था सबसे पहले। फिर उसके बाद अभी जो हमारा एक्ट चल रहा है उसका नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओ आप, चाहे जम्मू कश्मीर में जाओ, कन्याकुमारी में जाओ, केरला में जाओ, कहीं पर भी जाओ आपको एक ही टैक्स मिलेगा, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स। देन इट कम्स इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1962 से हमारा ये इनकम टैक्स एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। इस डेट्स के ऊपर हम लोगों को स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि जब कभी अगर इनकम टैक्स के बारे में पूछा जाए या जीएसटी के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को क्या होता है, वो पूछता है दैट डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। तो आपको 4 अलग अलग डेट्स दी जाएगी, उसके ऊपर से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच इज करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर हम लोगों को पता है कि ये आंसर करेक्ट है तो ही हम लोग उसे मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन डेट कौन सा देखा हम लोगों ने, 17/2017, एंड इनकम टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन कौन सा है, 1 अप्रैल 1962, ठीक है। देन यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पास टोटल 1 to 298 सेक्शंस है, ठीक है, 1 to 298, और उसके अंदर 40 शेड्यूल्स है, ठीक है। तो अलग अलग शेड्यूल्स में अलग अलग प्रोविजंस भी होती है। ये सिर्फ एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। इस एक्ट के साथ साथ और एक चीज़ बनती है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स रूल्स, ठीक है। तो रूल्स में पूरी प्रोसीजर दी होती है कि किस तरह से इस पर्टिकुलर सेक्शन को रीड करना है, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों के पास कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 to 298, और शेड्यूल कितने हैं 1 to 40, रहेगा ध्यान में। नेक्स्ट, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज लुक्ड आफ्टर बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इनको पूरा मैनेज कौन करता है, तो सीबीडीटी मैनेज करता है, ठीक है। शॉर्ट में सीबीडीटी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। आपको अगर कभी पूछा जाए तो आपको सीबीडीटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना पड़ेगा कि किस तरह उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, हु इज लीडिंग द सीबीडीटी, ठीक है, हु इज लीडिंग द सीबीडीटी, किस तरह से एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले सीबीडीटी का अप्रूवल दिया जाता है, या किस तरह से उनसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे डिस्कशन किया जाता है कि कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सेक्शन नंबर याद रहेंगे, कितने से कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल्स है,
गलती से पूछ लिया किसी ने तो हमारे पास रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट ठीक है, अब हम लोगों ने इनकम टैक्स को देखा ना। अब इनकम टैक्स वाले हम लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना। जैसे किसी का नाम राहुल होगा तो अब हम लोगों को पता ही ये राहुल है, इनकम टैक्स वाले को कैसे पता होगा क्या इजी है क्या ये? वो ध्यान से उतने दूर से हम लोगों को ढूंढेंगे कि कहाँ पर है राहुल, उसे उठा के लाइए, ऐसा होगा क्या? नहीं। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, सबको एक सिंगल नंबर, ठीक है। तो हर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका ये पैन नंबर से आप रजिस्टर्ड रहोगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं पहचानता, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके इस पैन नंबर को पहचानता है, ठीक है। ये पैन नंबर जो होता है सिंपली 10 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 10 डिजिट रहेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक लिखा हुआ है AMYPD 1250T, दिस नंबर इज हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा पैन नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अब ये पैन नंबर दिखता किस तरह से है, तो इस तरह से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर आपका फोटो लिखा फोटो होता है, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर नाम, पापा का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होती है और यहाँ पर एप्लीकेंट की सिग्नेचर, ठीक है। तो ये पैन नंबर जब तक आप एक्वायर नहीं करोगे गवर्नमेंट से, अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप इनकम टैक्स की नजरों में असेसी नहीं हो, ठीक है। आपने पैन नंबर अप्लाई करना है और उसके बाद ही सारी इनकम टैक्स की जो भी रिटर्न्स फाइलिंग रहेगी या आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है, तो उस सब चीज़ों के लिए आपके पास ये पैन नंबर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पैन नंबर को, अब इस पैन नंबर को समझते हैं कि ये पैन नंबर होता कैसे है और किस लिए होता है। तो जनरली ये पैन नंबर जो रहेगा वो कितने डिजिट का रहेगा, 10 डिजिट का रहेगा और क्या रहेगा, वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ठीक है। मीन्स देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स विच आर इन अल्फाबेट्स एंड सर्टेन कैरेक्टर विच आर इन नंबर्स, ठीक है। तो ये अल्फा न्यूमेरिक रहे, ठीक है। अब आपको पूछा जा सकता है दैट पैन नंबर कंटेन्स 4 अल्फाबेट, 5 अल्फाबेट, 6 अल्फाबेट, कुछ भी पूछ सकते हैं इस केस में, ठीक है। सो 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, और ये एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद ये पैन नंबर इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं AMYPD 1250D, ठीक है। अब पैन को हम लोग रीड कैसा करेंगे कि कौन सा पैन नंबर किसका हो सकता है, हम लोग उसमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहेंगे जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये किसके। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहले जो 3 कैरेक्टर है, ये पहले 3 कैरेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा। उसके बाद की ये जो 2 रहेंगे, उसके बाद के ये जो 2 कैरेक्टर दैट इज P एंड T, ठीक है। सो दिस P, ये जो P रहेगा ये आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट करेगा, दैट P मीन्स पर्सनल, ठीक है। इफ आप अगर किसी फर्म का पैन कार्ड लेते हो, फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पर इस P की जगह पर F आ जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी ट्रस्ट का पैन कार्ड लेते हो तो इस P की जगह पर T आ जाएगा, ठीक है। आप अगर किसी कंपनी का पैन कार्ड लेते हो, वेदर इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पर इस P की जगह पर C आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग पैन नंबर देखेंगे तो हमारा मेन फोकस रहेगा इस P के ऊपर। अभी हम लोग सारे इंडिविजुअल हैं, अगर हम लोगों के पास पैन कार्ड होगा भी तो हम लोग निकाल के अगर उसे देखते हैं तो उसमें P लिखा होगा 101%, ठीक है। तो समझ गया, ये 4th कैरेक्टर जो रहेगा ये चेंज होगा किसके साथ, जैसा आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा उस तरह से ये चेंज हो जाएगा। देन नेक्स्ट डिजिट दैट इज D लिखा हुआ है वहाँ पे, ये डिनोट करता है कि आपका सरनेम क्या है इंडिविजुअल के केस में, ठीक है। जैसे मेरा सरनेम अगर लाखे है तो यहाँ पर क्या होगा, LO, ठीक है। जैसे आपका सरनेम क्या है, खानोत्तर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरी कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। जो भी मेरी कंपनी का नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोगों को पैन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि पैन किस चीज़, ठीक है। देखो, द 4th कैरेक्टर ऑफ पैन रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द पैन होल्डर,
ठीक है, तो हमारा स्टेटस हम इंडिविजुअल है, कंपनी का स्टेटस कंपनी है। देन फिफ्थ कैरेक्टर ऑफ पैन रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैन होल्डर्स लास्ट नेम और सरनेम इन केस इंडिविजुअल, इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल पैन होल्डर्स फिफ्थ कैरेक्टर रिप्रेजेंट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ पैन होल्डर्स। ठीक है, तो जो कंपनी का नाम रहेगा वो यहाँ पर उसका फर्स्ट लेटर आपको मिलता है। जैसे टाटा ग्रुप की अगर हम लोग कंपनी देखते हैं तो यहाँ पर टी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो भी हम लोग जो भी फर्स्ट नेम रहेगा उस कंपनी का वो यहाँ पर चेंज, ठीक है। तो इनकम टैक्स आपको आइडेंटिफाई किस चीज़ से करेगा? पैन, ठीक है। अगर मेरे पास पैन नहीं है मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो ऐसा है क्या? नहीं, ठीक है। अगर आपकी इनकम एक बेसिक लेवल से ऊपर जाती है तो आपको मैंडेटरीली पैन नंबर लेना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक इंडिविजुअल को सिर्फ एक ही पैन कार्ड अलाउड है, आप दूसरा पैन कार्ड नहीं ले सकते। एक इंडिविजुअल दो पैन कार्ड होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स पेनल्टी चार्ज करती है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल एक पैन, ठीक है। सर कोई जैसे लेडीज रहती है उनके शादी के पहले कुछ अलग नाम रहता है, वो बिजनेस करती है, शादी होने के बाद उनका जो अकाउंट रहता है नए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये अपडेट हो सकता है? हाँ, पैन नंबर अपडेट होता है। जैसे शादी से पहले नाम दूसरा होता है, शादी के बाद नाम दूसरा होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर शादी से पहले उन्होंने पैन कार्ड अप्लाई कर लिया, ठीक है, तो शादी के पहले वाला जो नाम रहेगा, पैन नंबर एक बार इशू होने के बाद पैन नंबर चेंज नहीं होता है, पैन नंबर वही रहता है, सिर्फ आपका नाम अपडेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर किसी का सरनेम शादी से पहले देव होगा और शादी के बाद मान लो कुछ और होगा, तो पैन नंबर यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो नेम है वो नेम सिर्फ चेंज होगा, पैन नंबर सेम, ठीक है सर। हाँ, और बिजनेस के मामले में क्या होगा सर? पर्सनल अभी मेरा जो पैन कार्ड है वो पर्सनल है, और इन फ्यूचर अगर मैं कोई बिजनेस खोल करता हूँ तो उस कौन सा बिजनेस? सपोज कोई भी बिजनेस, सपोज टेक्सटाइल का। हाँ, आप बिजनेस कोई भी करो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया क्या? नहीं, मतलब आप खुद ही कर रहे हो ना, तो आपका जो पैन रहेगा वही बिजनेस का भी पैन रहेगा, वो पी रहेगा ना? पी रहेगा उस पर। अगर आप मान लो किसी आपके बाजू वाले के साथ पार्टनरशिप फॉर्म करते हो तो उस केस में आपको नया जो भी पार्टनरशिप फॉर्म आपने फॉर्म की है उसका अलग से पैन अप्लाई करना है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? वैसे वो फॉर्म जो अपन बनाते हैं बाद में पार्टनर के साथ वगैरह, उसके लिए फिर उस पे नाम क्या रहेगा? फॉर्म का नाम रहेगा। जैसे आपने एबीसी एंड कंपनी करके फॉर्म ओपन किया, ठीक है, आप पार्टनर हो, आपके बाजू वाले पार्टनर हो, ठीक है, तो दोनों पार्टनर मिलाकर एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी और पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड किया जाएगा। और पार्टनरशिप डीड आपको इनकम टैक्स में जब आप अप्लाई करोगे तो उस केस में आपको उस पार्टनरशिप डीड की जेरॉक्स इस इनकम टैक्स के फॉर्म के साथ देनी होगी, ठीक है। साथ ही साथ एक दोनों में से एक कोई भी पार्टनर उस पैन के फॉर्म पर सिग्नेचर करेगा, ठीक है। हाँ, आपने अभी बोले कि एक आदमी एक ही पैन ले सकता है, हाँ। और इनके वो डबल करता है तो उसके ऊपर फाइनल दो पैन बना सकते हैं आप, कैसे दो पैन? क्योंकि जो बनते फाइनल है बनते तो 10 बन सकते हैं, कि तो फाइन हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें पहले होती थी, ठीक है। अब लेटेस्टली मेरे हिसाब से अगर आधार को पैन के साथ लिंक किया जा रहा है तो ये सब चीज़ें शायद नहीं होंगी। मतलब आप मैन्युअली अप्लाई कर सकते हो, आपको पैन कार्ड भी आ जाएगा, बट एक इंसान दो पैन कार्ड होल्डर नहीं कर सकता, ठीक है। बनते हैं बट वो होल्ड नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है नियर अबाउट 10,000। तो पेनल्टी लगाई जाती है, तो फिर पेनल्टी का वो ब्लैक्स हो जाते हैं कि वो चालू है? नहीं, बंद हो जाएगा, पेनल्टी नक्की बंद हो जाएगी, ठीक है। सर अल्फा न्यूमेरिक नंबर मतलब क्या होता है? अल्फा न्यूमेरिक मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। जैसे ये लिखा है मैंने, लिखा है वो ये जो लिखा है इट इज़ अल्फा न्यूमेरिक, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 अल्फ़ाबेट्स है और 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। और कुछ पूछना है? सर वो पैन कार्ड चेंज में तो जीएसटी नंबर आता है, जब बिजनेस डालते हैं तो जीएसटी नंबर आता है ना सर? इसमें
अभी हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इनकम टैक्स एक्ट में इंपॉर्टेंट है पैन कार्ड। जो आप जीएसटी का बोल रहे हो वो जीएसटी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा होता है, ठीक है। हाँ वो आ रहा उसको पहले पैन कार्ड ले लेते हैं, ये देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है। यहाँ तक चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने टैक्स क्यों पे करना चाहिए उसके लिए लिखा है कि कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, ठीक है, हम लोगों के लिए रोड चाहिए, हम लोगों को उसके लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इतनी सारी चीज़ों में टैक्स पे कर रहे हैं। देखो ये हम बैठे है ना बहुत सोच में, तो हम लोगों ने रेंट दिया, ईएमआई पे किया, उसके बाद कोई भी चीज़ अगर हम लोग खरीदते हैं तो इसमें भी टैक्स देते हैं, ट्रैवल्स करते हैं उसमें भी टैक्स आता है, फॉरेन एक्सचेंज, मेडिसिन जो भी खरीदते हैं, और लास्ट में हम लोग जो भी कोई नई चीज़ खरीदेंगे उसके ऊपर भी हम लोगों को अल्टीमेटली टैक्स देते हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट हमने जो टैक्स दिया है उससे क्या करती है, तो हमारी गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए वो पूरा का पूरा पैसा यूज करती है, ठीक है। सोशल वेलफेयर में एजुकेशन आ जाता है, ठीक है, प्रॉपर रास्ते आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा जो गवर्नमेंट हम लोगों को फ्री में देगी। आपका सवाल, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने आपको पैन नंबर दे दिया, आप खूब सारी इनकम कमा रहे हो, ठीक है। अब खूब सारी इनकम कमा रहे हैं तो टैक्स भी तो देना पड़ेगा, है ना। तो टैक्स को देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस आपकी कमाई हुई इनकम को कुछ अलग अलग स्लैब्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज स्लैब रेट्स, ठीक है। स्लैब रेट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो स्लैब रेट है, जब भी हम लोग इनकम टैक्स पेमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है दैट व्हाट इज टैक्स, ठीक है। फास्ट नहीं हो रहा है ना, समझ रहा है सबको। चलो, सो व्हाट इज स्लैब रेट। तो पहले इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 पहले समझते हैं व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट यू मीन बाय असेसमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल हम लोग इनकम को कमाएंगे, जैसे आज का दिन है, आज की डेट है 28 फरवरी 2022, ठीक है। तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आएगी, दैट इज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट विथ 1/4/2021 एंड एंड ऑन 31 मार्च 2022। तो ये दो पीरियड के बीच में हमारी ये डेट आ रही है, दैट मीन्स हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 21-22, ठीक है। जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा उसके बाद का जो एक साल रहेगा उसे हम लोग कहेंगे असेसमेंट ईयर। मतलब इस साल हम लोगों ने पैसा कमाया और उसके ऊपर का जो हम लोगों को टैक्स पे करना है वो टैक्स हम लोग नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, ठीक है। आज का टैक्स हम लोग आज पे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आज फरवरी महीना है, मार्च महीने में हम लोगों के पास कितनी इनकम आएगी हम लोगों को पता ही करना नहीं। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि आप पूरे साल में पहले पैसा कमा लो और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में हम लोगों को टैक्स पे करें, ठीक है। सो इसलिए हमेशा यहाँ पर लिखा जाएगा AY 2021-22, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर कहते हैं जिसे असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल हम लोगों को टैक्स को पे करते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, और ज़्यादा बाइफरकेशन कर दिया। पहला बाइफरकेशन कर दिया जनरल पब्लिक के लिए, जिसे हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल भी कहते हैं। जनरल पब्लिक मतलब हम सब लोग जिनकी एज 60 से कम है। कोई है ऐसा जिसकी एज 60 से ज़्यादा यहाँ पे है क्या, नहीं। तो हम लोग सब कहाँ आ जाएंगे, जनरल पब्लिक में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा बाइफरकेशन क्या किया है, सीनियर सिटीजन का, दैट इज एज बिटवीन 60 to 80 ईयर्स, ठीक है। 60 से 80 साल वाले जो लोग रहेंगे उसे हम लोग कहेंगे सीनियर सिटीजन। और उसके बाद एक और ये बनाया, दैट इज वेरी सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 80 साल या उससे ज़्यादा है, ठीक है। इस वेरी सीनियर सिटीजन को हम लोग सुपर सीनियर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सुपर सीनियर की एज कितनी रहेगी, 80 ईयर्स और उससे ज़्यादा। अब हम लोग समझते हैं, पहले हम लोगों ने 3 बाइफरकेशन कर लिए, 60 से कम वाले, 60 से 80 के बीच वाले और 80 और उससे ज़्यादा।
देन ये जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, मतलब हम सब लोग जो है उन लोगों को किस तरह से टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले हमारा अप टू 2.5 लाख, मतलब जीरो इनकम से लेके तो 2,50,000 रुपए तक अगर हम लोग इनकम कमाते हैं तो हम लोगों को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स का क्या रेट रहेगा, नील मीन्स जीरो, ठीक है। मतलब अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, मुझे 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना, ठीक है। देन नेक्स्ट, मेरी इनकम अगर 2.5 से लेके तो 5 लाख रुपए तक है तो मुझे कितना परसेंट से टैक्स देना पड़ेगा, 5% से टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी अमाउंट पर, पहला 0 to 2.5 लाख, मुझे कितना इनकम टैक्स देना है, कुछ भी नहीं देना है। लेकिन 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक की जो इनकम आएगी उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स देना है, 5%। और 5 लाख से 10 लाख के बीच अगर मेरी इनकम है तो मुझे कितना टैक्स पे करना है, 20%। और 10 लाख से अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे कितना टैक्स पे करना है, 30%, ठीक है। बट ये टैक्स हम लोगों को किस तरह से पे करना है, स्लैब वाइज पे करना है। मतलब पहले अगर मान लो मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो मुझे पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर कितना टैक्स देना है, 0। दूसरे 2.5 लाख रुपए के ऊपर, मतलब 2.5 लाख से लेके तो 5 लाख तक मुझे कितना परसेंट टैक्स देना है, 5%। 5 लाख से 10 लाख तक अगर इनकम मेरी 10 लाख की तो 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में मुझे कितना टैक्स देना है, 20%, ठीक है। नहीं, ये अलग आएगा, ये अलग आएगा। 20% मुझे 5 से 10 के बीच में जो 5 लाख मेरी इनकम रहेगी, है ना। अब मेरी इनकम सपोज 10 लाख है, ठीक है। अब मुझे उसे स्लैब वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहला स्लैब कितने का बनेगा, 0 to 2.5, ठीक है। मतलब मेरे इनकम में से 2.5 लाख रुपए चले गए। अब नेक्स्ट स्लैब कौन सा आएगा, 2.5 लाख to 5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में कितनी इनकम आ जाएगी, 2.5 लाख रुपये, है ना। उस 2.5 लाख के ऊपर मुझे कितना टैक्स देना है, 5%, मतलब वो कितना आ जाएगा, 12,500 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद जो 5 लाख से 10 लाख वाली इनकम है, मेरी इनकम कितनी हो गई, 5 लाख रुपए, और उस 5 लाख के ऊपर मुझे कितना टैक्स देना है, 20%, क्लियर। अभी फिलहाल समझ लो, हम लोग सॉल्व भी करेंगे कैसे आता है। नेक्स्ट, अब ये हो गए नॉर्मल इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 60 से 80 के बीच में, ठीक है। उनके लिए पहला स्लैब जो नॉर्मल के लिए 2.5 लाख था, उनके लिए कितना है, 3 लाख, ठीक है। उसके बाद 3 लाख to 5 लाख कितना, 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, एंड 10 लाख एंड अबाउट 30%। नेक्स्ट, अब ये वेरी सुपर सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब और ओल्ड एज लोग जो है उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन लोगों से कम टैक्स लिया। उनका वैसे भी मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता होगा, है ना। नॉर्मल इंडिविजुअल का मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़ा कम रहता है, इसलिए उन्होंने उनको कम किया। उसके बाद 60 to 80 में थोड़ा सा उनका ज़्यादा खर्चा होता होगा, और 80 के बाद तो कोई गारंटी होती नहीं है कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रेट अवे 5 लाख रुपए तक सारी चीज़ों को माफ़ कर दिया, और डायरेक्टली 5 लाख से 10 लाख के ऊपर 20% और 10 लाख से ऊपर 30%, ठीक है। इस तरह से गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में इस स्लैब रेट को बाइफरकेट किया हुआ, ठीक है। रहेगा ना, बाइफरकेशन हुआ है इनकम के बेसिस पर, ठीक है, और एज के बेसिस पर। सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, एज, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, उनका इनकम, ठीक है। मान लो अगर मेरी इनकम 86 ईयर्स है तो मुझे कौन सा स्लैब लग जाएगा, ये वाला, ठीक है। मान लो कि मेरी इनकम 55 ईयर्स है तो मुझे कौन सा स्लैब लग जाएगा, ये वाला। मान लो कि मेरी मेरी एज 65 ईयर्स है तो मुझे कौन सी स्लैब लग जाएगी, ठीक है। मतलब कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यूर एज। आपकी एज क्या है उसके ऊपर आपको कौन सा स्लैब लगेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ तक। नेक्स्ट, देन गवर्नमेंट, हम लोगों ने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट किया, ठीक है। और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर हम लोगों को एजुकेशन सेस एंड हेल्थ सेस देना है, दैट इज 3 + 1 4%। मान लो कि टैक्स आया 10,000 रुपये,
ठीक है। तो हम लोगों को एजुकेशन से उस 10,000 के ऊपर 3%, उस 10,000 के ऊपर 1% ऐसा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 4% हम लोगों को कितना देना है, 4% देना है, जो भी टैक्स अमाउंट आएगा उसके। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, टैक्स क्रेडिट ऑफ 12,500 फॉर इनकम अप टू 5 lakhs अंडर सेक्शन 87A। तो जिन लोगों की इनकम 5 लाख रुपए तक है, ठीक है, मतलब अगर मेरी इनकम 4,55,000, ठीक है, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, स्लैब रेट के हिसाब से पहले कैलकुलेट करूंगा मैं, ठीक है। और उतने मैक्सिमम अमाउंट का टैक्स क्रेडिट का डिडक्शन कितना आ जाएगा, मुझे 12,500 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो 4 लाख की इनकम है मेरी, मुझे 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा और 1.5 लाख के ऊपर मुझे 5% से टैक्स लगेगा। लेकिन ये सेक्शन 87 ये क्या कहता है कि अगर मेरी इनकम अगर 5 लाख से कम है ना, तो मुझे ये क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब अगर मेरा टैक्स अमाउंट और ₹12,500 विच एवर इज लेस जो रहेगा उतना मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 87A, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है कि आप अगर सैलरी से इनकम कमा रहे हो, ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, अगर आप सैलरी से इनकम कमा रहे हो तो आपको ये 50,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा स्ट्रेट अवे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सैलरी से इनकम कमाना है, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। तो जितनी भी इनकम रहेगी, मान लो कि किसी की सैलरी से इनकम 5,50,000 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पर ये 50,000 रुपये का डायरेक्टली डिडक्शन मिल जाएगा और उसकी इनकम कितनी होगी, 5 लाख होगी, ठीक है, रहेगा ध्यान में। और लास्ट में देयर आर नो सेपरेट स्लैब्स फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में, मतलब अभी 2012, 13, 14 या उससे पहले, देयर आर सेपरेट स्लैब फॉर फीमेल एंड सेपरेट स्लैब्स फॉर मेल, ठीक है। तो फीमेल को कुछ एडवांटेज दिया था वहाँ पर, लेकिन अब सबको एक लेवल पर लाकर अभी हम लोग टैक्स सिस्टम को समझें, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। तो वो बाइफर्केशन नहीं समझा। कौन सा? वो स्लैब वाइज जो आपने बाइफर्केशन बताया। वो नहीं समझा। हाँ। देखो, मान लो कि मेरी इनकम फिलहाल, ठीक है, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड को लिख नहीं सकते हम लोग, मान लो कि मेरी टोटल इनकम 10,50,000 रुपये, ठीक है, और मेरी एज कितनी है, ठीक है। अब मुझे इस इनकम को बाइफरकेट करना, ठीक है। तो इनकम को सिंपली हम लोग बाइफरकेट कैसे करेंगे, सबसे पहले एज की तरफ फोकस हुआ हमारा 55। अब हम लोगों को स्लैब रेट कौन सा लगेगा, पहला वाला। अब हम लोग इनकम को बाइफरकेट कर देते हैं। तो इनकम कितनी है, 10,50,000 रुपये। पहला स्लैब कौन सा है, मतलब यहाँ से मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर फाइनल कहाँ तक पहुँचूंगा, क्लियर है। मतलब अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला स्लैब था मेरा 2,50,000 रुपये का, तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। दूसरा कहाँ से कहाँ है, 2 लाख 5 से 5 लाख। तीसरा 5 से 10, और लास्ट वाला जो है वो 10 से 9। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इस पहले वाले में मुझे कितना टैक्स लगेगा, क्लियर। उसके बाद वाले मतलब 2.5 से लेके तो 5 तक मुझे कितना टैक्स लगेगा, उसके बाद 20। क्लियर, बाइफरकेशन समझा।
कि किस तरह से हम लोगों ने उस इनकम को स्लैब वाइज बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, अब टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, ये पहला 2,50,000। अब ये 2,50,000 से 5 लाख तक जाऊंगा, मतलब कितना इनकम हो जाएगा फिर से? कितना परसेंट? नेक्स्ट तीसरा 5 lakhs, कितना परसेंट है? उसके बाद अब मुझे कहाँ जाना है? 10 लाख से 10,50,000 रुपये तक, मतलब कितनी इनकम आ जाएगी? 50,000। चलो 2,50,000 का 0% कितना जाएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट 2 लाख का 5% 12,500। नेक्स्ट 1 लाख रुपीज 15,000। टोटल करेंगे कितना तक? 1 लाख। 1,27,500। ठीक है, तो इतना टैक्स आ गया। अब इसके ऊपर मुझे ऐड करना है 3+1 4% से निकालो निकालो। बाइफरकेशन समझा है सबको कैसे करते हैं? बोलो 4% कितना आता है? 5,100 डॉट आता है 1,27,500 गुणिला 4%। किती येतो? कॅल्क्युलेटर आहे आपल्याकडे? 5,000। ठीक है, तो ये जो दोनों की टोटल आएगी उतना टैक्स हम लोगों को पे करना रहेगा। ध्यान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस स्लैब को हम लोग इस तरह से बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, स्लैब को हम लोगों ने बाइफरकेट किया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रहेगा। ध्यान में लिखना नहीं है ये तो मैंने वो स्लैब को समझाने के लिए बताया, ये लिखना नहीं है, हम लोग लिखते हैं बाकी। सो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इनकम टैक्स के बेसिस से अगर हम लोग देखते हैं तो इनकम टैक्स कहता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 तरह से पैसे कमा सकते हैं या कमाते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी के हेड में जितनी भी इनकम हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, अब सैलरी यानी क्या? तो जहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप रहेगा, आप एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हो और उसके लिए एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है, उसे हम लोग कहेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लो आपका घर है, आपने रेंट से दिया है, ठीक है, तो उससे जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं वो कहाँ आ जाएंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मान लो आपने रेसिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो उससे भी जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो कहाँ चले जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दिस इज थर्ड। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है? What do you mean by profession? What do you mean by business? जो प्रोफेशन होता है, देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग इधर ध्यान देंगे। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के लिए हम लोगों को कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब जैसे डॉक्टर्स होते हैं, हम लोगों को भेजा कि आप जाके
वहाँ पर ऑपरेशन करके हम लोग कर सकते हैं? नहीं। हम लोगों को कहा गया कि आप कोर्ट में जाइए और जज के सामने आर्ग्यूमेंट कीजिए, हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग जाइए और इस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, बना सकते हम लोग? नहीं। वाई? ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज होगा। सो उस प्रोफेशनल नॉलेज से जो इनकम हुई है उसे हम लोग कहेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। और बिजनेस का मतलब मान लो कि कोई भी चीज़ का हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई सर्विसेज दे रहे हैं जो नॉर्मल नेचर की है, तो उसे हम लोग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो 3 हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आपके पास कुछ कैपिटल एसेट है, उस कैपिटल एसेट को आपने सेल किया, ठीक है, तो उससे जो भी आपको इनकम हुई वो कहाँ चली जाएगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। और लास्ट में जो 5th वाला है, अगर आप ऊपर के 4 में कहीं पर भी कवर नहीं होते हैं तो आप कहाँ आ जाओगे? 5वें में आ जाओगे, ठीक है। जस्ट टू वाइडन द स्कोप। क्यों? क्योंकि हर चीज़ स्पेसिफिकली लिखी हुई नहीं रह सकती है। जैसे हम लोगों को पता है कि इंडिया में गैम्बलिंग करना इलीगल है ना, लेकिन फिर भी लोग गैम्बलिंग करके इनकम कमाते हैं, है ना। इंडिया में बेटिंग करना इलीगल है, फिर भी बेटिंग होती है। तो ये सब चीज़ों की इनकम कहाँ क्लासिफाई हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? 4 हेड तो उसे आइडेंटिफाइड थे कि हाँ इस हेड की हुई तो इस हेड में जाएगी, और जो इन 4 हेड में कहीं पर भी नहीं आएगा उसे हम लोग डाल देंगे 5वें हेड में, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो हमारी एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है? दैट हाउ मेनी हेड्स ऑफ इनकम? तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो इनकम के नाम दिए जाएंगे, उस हेड को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, या ऐसा दिया जाएगा कि सैलरी का एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, ये कौन से हेड में क्लासीफाई होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों को पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने सैलरी की बात की है, ठीक है, यहाँ पर देन हाउस प्रॉपर्टी की बात की है, देन दिस इज प्रोफेशन, है ना, ये कैपिटल गेन, ठीक है, और ये देखिए रेस हॉर्सेस है, रेस हॉर्सेस से जीता हुआ पैसा कौन से हेड में है? क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो अगर रेंट पे घर ले रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा? कोई भी कैपिटल एसेट जिस समय हम लोग बेचेंगे, मतलब मैंने अगर घर बेच दिया तो मेरा वो कैपिटल गेन है, ठीक है। मेरे पास जो भी कैपिटल एसेट है उससे अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे कैपिटल गेन है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मेरा खुद का घर है, ठीक है, मैंने मान लो एक XYZ को रेंट पर दिया, ठीक है, उस XYZ ने क्या किया? PQR को रेंट पर दे दिया, ठीक है। तो अब जो XYZ से मुझे रेंट मिलेगा वो कहाँ चले जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में चले जाएगा, लेकिन जो XYZ को PQR से रेंट मिलेगा वो रेंट कहाँ चले जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इट इज अ एक्ट, ये एक्ट है और एक्ट के हिसाब से ही हम लोगों को सारी चीजें करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देयर आर सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जिसे हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा असेसी। असेसी मीन्स वो इंडिविजुअल जिसके ऊपर हम लोग टैक्स को चार्ज करें, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं असेसी, ठीक है। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर हम लोगों ने देख लिया। असेसमेंट ईयर मीन्स जिस साल हम लोगों को क्या पे करनी है? टैक्स पे करनी है। प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर मतलब जो साल हम लोग इनकम को अर्न करते हैं। नेक्स्ट रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि वो जो इंडिविजुअल है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग टोटली इंडियन नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं? इंडिया में ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे, जैसे क्रिस गेल है, क्रिस गेल को पहचानते सब लोग? कोई ऐसा है जो नहीं पहचानता? हाँ, तो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से प्रॉपर है, इंडिया में आते हैं, IPL खेलते हैं, उसके बाद एडवर्टीजमेंट करते हैं और इंडिया से पैसा कमा के ले जाते हैं, है ना, ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? तो उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए।
तो कैसा लगेगा? तो इस रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में उसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, और उस रेसिडेंशियल स्टेटस में क्लासीफाई करने के बाद उसके ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज करते हैं, वेदर वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, सेक्शन 6 के हिसाब से। देन ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, इसके प्रीवियस स्लाइड में जो हम लोगों ने 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों की टोटल को क्या कहते हैं? तो ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, इन पांचों की टोटल को हम लोग कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोगों को माइनस करना होता है डिडक्शंस, ठीक है। मेनली इंडिविजुअल के केस में सारे डिडक्शंस सेक्शन 80 में दिए हुए, ठीक है, सेक्शन 80 जो होता है वो डिडक्शंस का होता है, ठीक है। और ग्रॉस टोटल इनकम में से जो डिडक्शन माइनस होता है उसे हम लोग कहते हैं टोटल इनकम, ठीक है। और जो टैक्स जो हम लोगों ने स्लैब वाइज चार्ज किया था वो कौन सी इनकम पर किया था? टोटल इनकम पर चार्ज किया था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? पूरा समझा है या कुछ भी नहीं समझा है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सारी डेफिनेशन है, और हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी एक्ट में ये जो सेक्शन 2 होता है, ठीक है, सेक्शन नंबर 2 होता है, वो सेक्शन नंबर 2 में मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन दी जाती है कि उस एक्ट में उन लोगों को कहना क्या है। मतलब असेसी बोला है तो असेसी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में मिल जाएगा? सेक्शन 2, ठीक है। फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सब के डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिए रहेंगे? सेक्शन नंबर 2 में दिए, ठीक है। हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से और एंड कब होगा? 31 मार्च। नेक्स्ट, ये देखना है तुम लोगों को, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज नथिंग बट अ रेसिडेंशियल स्टेटस। हम लोगों को रेसिडेंट को 3 केसेस में बाइफरकेट करना होता है। द फर्स्ट वन इज रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी, ठीक है। तो इनकी कंडीशन है कि 182 दिन इंडिया में होना चाहिए। अगर वो जॉब छोड़कर जा रहे हैं तो 7 दिन एटलीस्ट उन्होंने इंडिया में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। पहला देखिए, टैक्सेस इन इंडिया आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और बोथ। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इन इंडिया इज डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, ठीक है। मतलब जो इनकम टैक्स चार्ज हो रहा है वो डायरेक्टली तो हम लोग चार्ज कर रहे हैं, बट इट इज अ प्रोग्रेसिव, मतलब पहला स्लैब, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा स्लैब, ठीक है। देन नेक्स्ट, लेटेस्ट कमेटी टू सबमिट रिपोर्ट ऑन टैक्स रिफॉर्म इज नोन एज केलकर कमेटी। ये नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये नाम मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। यहाँ पर केलकर कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, वाहुल कमेटी, ये चारों जो है ये टैक्स की कमिटीज है, बट इनकम टैक्स के लिए कौन सा है? केलकर कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, द रिकमेंडेशन ऑफ द केलकर टास्क फोर्स रिलेटेड टू टैक्सेस, ठीक है। आगे बढ़े, हम लोग डेट पर देखते हैं। कुछ डाउट है आप लोगों को बेसिक्स के ऊपर तो आप पूछें। नो डाउट, एवरीथिंग इज क्लियर। सिविल सर्विस एग्जाम में ज़्यादातर प्रेशर इकोनॉमिक्स क्यों रहता है? क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, हाँ, ज़्यादा प्रेशर क्यों रहता है? अभी ट्रेंड में आया है। हाँ, देखो इसमें भी रहता है, टैक्सेस के ऊपर भी रहता है, बट वो जनरली उन लोगों को इकोनॉमिक्स से ज़्यादा रिलेशन इसलिए रहता है कि जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है वो एक्टिविटीज़ में वेदर आप अपडेटेड है नहीं है, आपको उसका बैकग्राउंड पता है नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोगों को स्पेशली इकोनॉमिक्स वो आपको सर बताएंगे, मैं टैक्स के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ डाउट है उधर? नो डाउट, पूरा क्लियर? आप बता सकते हैं ये वाला पॉइंट क्लियर सबका?
कैसे स्लैब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बोल, कुछ सवाल है? हो गया? हाँ, 1.5 घंटा हो गया। सर एक बिजनेस सपोज मैंने एक बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया हाँ सपोज 30 लाख बट जो रेवेन्यू नुकसान हो गया और मुझे 29 लाख पे रिटर्न मिला हाँ देन उस मामले में मुझे कितना क्या टैक्स पे करना हाँ, उस मामले में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने आपका जो बेसिस है वो इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड नहीं है, टैक्स